अस्सलाम वालेकुम। आज हम इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर 7 चैप्टर सलसी शोबा टेरिशरी सेक्टर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है ना, टूरिज़म, सयाहत। हिंदुस्तान में सयाहत की क्या खिदमत है हम देखेंगे यहाँ पर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सयाहत का तयन, यहाँ पर देखिए किन लोगों को सयाहत में शामिल किया गया है। यहाँ पर सयाह किसे कहते हैं यहाँ देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए सयाहों की अपने रोज़मर्रा के माहौल से बाहर सफ़र करना और किसी मुकाम पर आराम, तिजारत और दीगर मकासद के लिए मुसलसिल 1 साल से कम मुद्दत के लिए क़याम करना सयाहत कहलाता है। हुकूमत हिंद के मुताबिक सयाहत से मुराद देखिए एक बैरूनी पासपोर्ट के हामिल शख्स, यानी ऐसा शख्स जिसके पास बैरूनी पासपोर्ट हो, हिंदुस्तान का दौरा करना और आराम, तफरीह, तिजारत, तिब्बी मकासद, मजहबी, खेलकूद, कॉन्फ्रेंस और क्या है सेमिनार में शिरकत की गर्ज से 1 दिन से ज़ायद लेकिन 1 साल की मुद्दत तक क़याम करना है। सयाहत समाजी माशी सरगर्मियों का यहाँ पर मजमुआ कहलाता है जो सयाहों के लिए अंजाम दी जाती हैं। सयाहत की यहाँ पर 2 किस्में हैं। फर्स्ट देखिए घरेलू सयाहत, जिसे हम डोमेस्टिक टूरिज़म कहते हैं। घरेलू सयाह मुल्क के बाशिंदे होते हैं जो अपने ही मुल्क के जोग्राफियाई हुदूद के अंदर ही सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो घरेलू सयाहत है ना, इंडिया की जो सरहदी हुदूद के अंदर जितने भी तफरीही मुकामात है, चाहे वो मजहबी हों या आसार क़दीमा से रिलेटेड हों, वहाँ पर जब तफरीह के लिए जाते हैं छुट्टियों में, अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए, और मुख्तलिफ़ मजहबी मुकामात और मुक़द्दस मराकीज़, तारीख़ी मुकामात का दौरा करने के लिए जाते हैं, तो ये देखिए डोमेस्टिक घरेलू सयाहत कहलाती है। जदीद नस्ल अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ मजहबी मुकामात, मुक़द्दस मराकीज़ और तारीख़ी मुकामात का दौरा करने के लिए करते हैं। तारीख़ी मुकामात जैसे कि यहाँ पर देखिए आप ताज महल है, हवा महल, और इस तरह कई जो सो यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर देखिए इंडिया गेट है। तमाम जो से क्या है तफरीही मुकामात है जहाँ पर जदीद नस्ल अपनी छुट्टियों का गुजारा करने के लिए इन मुकामात पर दौरा करते हैं। जदीद नस्ल अपनी छुट्टियाँ मुल्क के जंगली हयात की पनाहगाहों, साहिल समंदर, पहाड़ी मुकामात, तफरीही बागात, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ना हम, तफरीही बागात, पहाड़ी मुकामात और सैरगाहों में गुजारना चाहती है। तो ये तमाम घरेलू सयाहत में आते हैं तमाम मुकामात। नेक्स्ट हम देखेंगे बैनुल अक़वामी सयाहत, इंटरनेशनल टूरिज़म क्या है देखेंगे हम। जब अपने मुल्क की सरहद से बाहर जब हम सैर व तफरीह के लिए जाते हैं मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, तो ये बैनुल अक़वामी सयाहत इंटरनेशनल टूरिज़म कहलाती है। बैनुल अक़वामी सयाह वो हामिलीन पासपोर्ट होते हैं जो किसी दूसरे मुल्क का दौरा, तिजारत, फ़ुर्सत के लम्हात गुजारने, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, तिब्बी जैसे इलाज व मुआलजे के लिए, मजहबी, रूहानी, आसार क़दीमा, खेल कूद, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार वगैरह के मकसद से जब सफ़र करते हैं, इनको इस मुल्क का वीज़ा, एमिग्रेशन किट की मंजूरी की ज़रूरत पड़ती है जिसका वो दौरा कर रहे हैं। जहाँ पर भी जाना है ना, उसके लिए उनको क्या होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, एमिग्रेशन परमिट होना चाहिए उन्हें। हिंदुस्तान में अहम सयाहती मुकामात के बारे में देखेंगे अब हम। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान में अहम सयाहती मुकामात देखिए, आगरा के टूरिज़म प्लेसेस हैं यहाँ पर, दिल्ली, राजस्थान, कश्मीर, गोवा, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये अहम सयाहती मुकामात हैं हिंदुस्तान के। शोबे सयाहत में देखिए नमू का एक अहम इंजन है।
तो सयाहत से यहाँ पर कौमी आमदनी में एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल होता है, इसीलिए यहाँ पर शोबे सयाहत को नमू का एक अहम इंजन करार दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो GVA यानी कि यहाँ पर देखिए खाम इजाफी जो क़दर है, इसमें ज़रे मुबादले का हुसूल और रोज़गार में अपना ताउन पेश करता है। सयाहत से कई लोगों को रोज़गार हासिल होता है। हिंदुस्तान में तकरीबन देखिए 2015 और 17 में 2015 से 17 तक देखिए यहाँ पर इस दौरान बैरूनी सयाहों की आमद में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है। सयाहत में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। हिंदुस्तान में जो आने वाले सयाह हैं इनमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखा गया है। ताहम इसके बाद से बैरूनी सयाहों की आमद की जो नमू है उसमें 2018 में 5.2% और जनवरी और अक्टूबर से लेकर यहाँ पर 2019 में 2.7% तक कमी आई है। तो यहाँ पर दूसरे जो साल है ना 2000, यहाँ देखेंगे हम 2018 और जनवरी से अक्टूबर 2019 के दौरान यहाँ पर कितनी कमी आई है वो देखेंगे हम। यहाँ पर 18 में 5.2% हिस्सा था टूरिज़्म से हासिल होने वाला कौमी आमदनी में, लेकिन जबकि 2019 में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2.7% हो गया है, यानी कि 5% से 2% यानी कि कमी हो गई है इसमें जो हिस्सा हासिल हो रहा है सयाहत से। इस तरह ये रुझाना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए मुनफरिद नहीं बल्कि आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद की नमू में यहाँ पर देखिए 2017 में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। 2017 में 7.1% का इजाफ़ा हुआ है, लेकिन 2018 में इसमें फिर से क्या हो गई, कमी हो गई है, यानी कि यहाँ पर देखिए 5.4% हो गया है सयाह से हासिल होने वाला हिस्सा, कमी वाक़ई हो गई है। इसके मुताबिक शोबे सयाहत से ज़रे मुबादले का हुसूल भी 2017 में 7.1% से 2018 में 5.4% तक कमी वाक़ई हुई है। इसके बाद देखिए इसके मुताबिक शोबे सयाहत से ज़रे मुबादले का हुसूल भी 2017 के मजबूत नमू के इंदिराज के बाद 2018 और 19 में कम हुआ है। यहाँ पर देखिए 2017 में कौमी आमदनी में शोबे सयाहत का जो हिस्सा था 7.1% हुआ, लेकिन 2018 और 19 में इसमें क्या हो गई, कमी वाक़ई हुई है। हिंदुस्तान ने जनवरी से लेकर अक्टूबर के दौरान फ़ीसद नमू के साथ जुमला यहाँ पर देखिए जुमला $24 ज़रे मुबादला बैरूनी आमदनी हासिल की है हिंदुस्तान ने। ये $24 क्या है, ज़रे मुबादला, यानी कि बैरूनी ममालिक से जो सयाह हैं उनसे हासिल होने वाली आमदनी तकरीबन $24 यानी कि जो अमेरिकी डॉलर है, ये $24 आमदनी हासिल हुई है। शोबे सयाहत के ताल्लुक़ से देखिए एनुअल एग्ज़ाम में इस तरह आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदुस्तान में शोबे सयाहत की खिदमात के मुतालिक बयान कीजिए। ये क्वेश्चन लिखना है आपको, जिसके लिए आपको देखिए यहाँ पर 10 मार्क्स मख्तस है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर 7 चैप्टर से कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी सहूलियात को हम कहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी सहूलियात है। मैशियत की तरक्की के लिए जो बुनियादी सहूलियात ज़रूरी हैं उनकी तरक्की के लिए एक प्लान बनाया गया है कि 2020 और 25 के दौरान क्या है, जो बुनियादी सहूलियात है उनमें इजाफ़ा किया जा सके नेशनल लेवल पर।
तो इसके लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ़ प्लानिंग की है, उसके तहत बजट सैंक्शन किया है। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी मुल्क की मैशियत की नमू के लिए बुनियादी सहूलियात में क्या है, सरमायाकारी जितना ज़्यादा करेंगे हम उतना ही माशी तरक्की के लिए ये ज़रूरी है। तो इस तरह हुकूमत ने देखें यहाँ पर 2024 और 25 के दौरान जो वक्फ़ा है ना, इस वक्फ़े के दौरान बुनियादी सहूलियात के नमू के लिए, नमू यानी कि तरक्की के लिए, इसमें इजाफ़े के लिए तकरीबन $5 ट्रिलियन GDP में क्या है यहाँ पर GDP तक पहुँचने के लिए इन बरसों में हिंदुस्तान को क्या है, बुनियादी सहूलियात तकरीबन $1.4 ट्रिलियन खर्च करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए $1.4 ट्रिलियन यहाँ पर बुनियादी सहूलियात की तरक्की के लिए GDP में यानी कि ख़ाम घरेलू पैदावार में इजाफ़े के लिए इतना ख़र्च करना ज़रूरी है। लेकिन हुकूमत ने क्या है, तकरीबन $5 ट्रिलियन जो सो मख्तस किए हैं यहाँ पर, ताकि बुनियादी सहूलियात यानी कि कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफ़ा किया जा सके। सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी के चैलेंज को तय करना यहाँ पर क्या है, ज़रूरी है। हर साल क्या है, कौमी जो वसाइल हैं पैदावार के लिए, इसमें दिन ब दिन इजाफ़ा करना बहुत ज़रूरी है ताकि पैदावार में इजाफ़ा किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से क्या होगा, हिंदुस्तान की मैशियत की नमू में लाजमी ये क्या है, रुकावट बन जाएंगी, मैशियत की तरक्की में रुकावट होंगी। इस पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम पर अमल आवरी के लिए ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट्स की बेहतर तौर पर क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर पाइपलाइन का जो सो और एक वक्फ़ा दिया गया है इसके लिए 2020 और 25 के दौरान इसको मुकम्मिल करना है। तो यहाँ पर क्या है, बेहतर इसकी तैयारी करना चाहिए और उसका आगाज़ बेहतर तरीक़े से करना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर देखिए 19 और 20 से लेके 24 और 25 के दौरान जो वक्फ़ा है, इस वक्फ़े के दौरान हर साल के कौमी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जिसको हम NIP से ज़ाहिर करते हैं, NIP से ज़ाहिर करते हैं, जिसको हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कहते हैं। तो इसके खाके की तैयारी के लिए क्या है, 2019 में एक बैन वजारती टास्क फोर्स बनाई गई, जिसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2019 में ये टास्क फोर्स बनाई गई जिनका काम क्या है, इस काम को मुकम्मिल करना है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए ये एक नक्शा है, इस नक्शे के तहत यहाँ पर एक डायग्राम है। ये डायग्राम के तहत जो भी पॉलिसीज़ हैं, इसके तहत इन तमाम को वक्त मुकर्ररा यानी हर साल इसको तकमील में लाना है। तो यहाँ पर देखिए NIP से तवक्को की गई कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से तैयार करेगा। तो यहाँ पर इसको मुकम्मिल करने के लिए डायग्राम तैयार किया गया है, जिसके तहत काम को मुकम्मिल करना है और ये प्लानिंग की गई है कि हर साल कितना काम मुकम्मिल होना चाहिए, जो मुलाजिमतों की तख्लीक़ करेगा यहाँ पर, यानी कि ये काम जब शुरू होगा तो कई नए जो सो बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, ये प्रोजेक्ट से क्या होगा, पाइपलाइन प्रोजेक्ट से रोज़गार में इजाफ़ा हो रहा है, रोज़गार में इजाफ़ा हो रहा और ज़िंदगी को यहाँ पर क्या है, आसान बनाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर तक काम की मसावी रसाई फ़राहम करेगा। यहाँ पर क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद क्या है, ज़िंदगी को आसान बनाते हुए ये तमाम प्रोजेक्ट जो यहाँ पर दिया गया है इसको मुकम्मिल करना है। इस तरह नमू की शमूलियत पर मबनी इसको बनाया जाएगा।
और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के मुताबिक प्रोजेक्ट्स में फ़ंड्स की फराहमी के लिए मरकज़ी हुकूमत यहाँ पर देखिए मरकज़ी हुकूमत यहाँ पर 39% और रियासती हुकूमत 39%। और यहाँ पर देखिए बाकी का जो हिस्सा है ना 22% हिस्सा खानगी शोबा फराहम करता है। 22% हिस्सा खानगी शोबा फराहम करता है और मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों यहाँ पर मसावी हिस्सा अदा कर रहे हैं और बाकी का 22% जो हिस्सा है ना खानगी शोबे की तरफ से अदा किया जा रहा है, ताकि ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2020 और 25 की क्या है, ये इस सालों के दौरान इसको तकमील करना है। इसकी तकमील के लिए इतना सरमायाकारी की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों बराबर यहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं और ख़ानगी शोबा यहाँ पर 22% की सरमायाकारी कर रहा है। तो इस तरह यहाँ पर NIP ने मुल्क के लिए क्या है, मालियाती साल 2020 और 25 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विजन पर अमल कर रहा है और इसकी तकमील इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएंगी 2025 तक। यहाँ पर देखिए कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2020-25 से क्या मुराद है। इस तरह आपको बोर्ड में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 5 मार्क्स है। व्हाट इज़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, इसका मकसद क्या है, क्या प्रोग्राम है और हुकूमतें और खानगी शोबा इसके लिए कितना सरमायाकारी कर रही है और इसकी मुद्दत क्या है। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन है, कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2020-25 से क्या मुराद है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, जिसके लिए 5 मार्क्स है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे हम तवानाई के ताल्लुक़ से पढ़ते हैं। तो तवानाई के जो ज़राए हैं यहाँ पर काबिल तजदीद तवानाई है और नाकाबिल तजदीद तवानाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए क्या हैं और इससे क्या मुराद है। यहाँ पर देखेंगे हम काबिल तजदीद तवानाई एक ऐसी तवानाई है जो कुदरती तरीक़ों से पैदा की जाती है और मुसलसिल दोबारा पैदा होती रहती है, क्योंकि ये कुदरत की जानिब से पैदा की जा रही है ना, तो इसमें क्या है, इजाफा होते रहता है। तवानाई की पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल कम आलूदगी का सबब बनता है। जैसे कि यहाँ पर कुदरती जो तवानाई है सूरज की रोशनी है, क्योंकि सूरज की रोशनी मुफ्त में हासिल हो रही है, कुदरत का मुफ्त अतिया है, तो इससे मुसलसिल तवानाई हासिल करते हुए सोलार एनर्जी के ज़रिए कई मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए और इससे क्या हो रहा है, जो कुदरती ज़राए हैं इससे माशी फ़वाइद और तवानाई की हिफाजत पर अहम असरात मुरतब हो रहे हैं। माशी फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और तवानाई की हिफाजत हो रही है, कुदरती तौर पर तवानाई हासिल हो रही है और इससे क्या है, आलूदगी भी नहीं हो रही है। आलूदगी में क्या हो रही, कमी वाक़ई हो रही है। तो अब हम देखेंगे इसके अक़साम क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं सोलार एनर्जी, शमसी तवानाई। तो यहाँ पर देखिए सूरज की रोशनी से, सूरज की जो चमकदार रोशनी होती है ना, उससे गर्मी हासिल की जाती है। उसकी गर्मी की जो तवानाई होती है, जिसको हम सोलार कलेक्टर के ज़रिए एक जगह जमा करते हैं। ये जो सोलार प्लेट्स है ना, ये सोलार प्लेट से क्या है, ये सूरज की रोशनी की जो गर्मी है जब्स हो रही है और इसके ज़रिए करंट हासिल होता है और कई मशीनरीज है सोलार सिस्टम के तहत चलने वाली, चूल्हे बनाए गए हैं। तो इससे क्या है, इस जमाशुदा शमसी तवानाई को क्या है, रोशनी, गर्मी और मुख्तलिफ दिगर बरक़ी की शक्लों में
इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह यहाँ पर सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल की जाती है, तवानाई हासिल की जाती है और उससे करंट और मुख्तलिफ बैटरीज, लैम्प्स, मुख्तलिफ मशीनरीज वगैरह इससे चलाई जा रही हैं। तो ये एक ज़रिया है तवानाई हासिल करने का, जिसको हम काबिल तजदीद तवानाई कहते हैं और ये मुसलसिल हासिल होती रहती है, पैदा होती रहती है, क्योंकि ये कुदरती तवानाई है और इससे आलूदगी में कमी होती है। आलूदगी यानी कि पॉल्यूशन में कमी वाक़ होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हवाई तवानाई। हवाई तवानाई को हम विंड एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हवा से हासिल होने वाली तवानाई को हम क्या कहते हैं? हवाई तवानाई, विंड एनर्जी कहते हैं। इसलिए ज़मीन से पानी निकालने के लिए सैकड़ों बरसों से पनचक्कियों, विंड मिल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े और ऊंचे हवाई चरखाब, जिसको हम विंड टरबाइंस कहते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ना, विंड टरबाइंस इन्हें कहते हैं। ये जो बड़े बड़े चरखाब हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? चरखाब या विंड टरबाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हवा से हासिल होने वाली तवानाई से जो क्या है, विंड टरबाइन से क्या है, हवा के ज़रिए जो तवानाई हासिल की जाती है, इस तवानाई को हवाई तवानाई कहते हैं। तो यहाँ पर हवाई चरखाब चलाने के लिए कुदरती हवा का बहाव इस्तेमाल किया जाता है और ये जो चरखाब है ना, बड़े बड़े मैदानों में, ऊंचे मुकामात पर जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, ऐसे मुकामात पर ये हवाई चरखाब या विंड टरबाइन से लगाए जाते हैं, जिससे जो हवा का जो बहाव होता है ना, जो कुदरती तौर पर हवाएं चलती हैं, वो हवा का बहाव यहाँ से गुज़रता है, तो तब यहाँ पर एनर्जी पैदा होती है, जिसको हम हवाई एनर्जी कहते हैं, हवाई तवानाई कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, बहुत ऊंचे साहिलों पर लगाए जाते हैं, बुलंद इलाक़ों पर लगाए जाते हैं, जहाँ पर हवा का जो बहाव होता है ना, मुस्तकिल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे मुकामात पर यहाँ पर हवा के ज़रिए तवानाई हासिल की जाती है, जिसको हम विंड एनर्जी कहते हैं, हवाई तवानाई कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पन बिजली, हाइड्रो एनर्जी। पन यानी कि पानी, पानी के ज़रिए जो बिजली तैयार की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पन बिजली कहते हैं, जिसको हम हाइड्रो एनर्जी भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एनर्जी, ये जो तवानाई हासिल की जाती है, ये पानी के ज़रिए तवानाई हासिल की जाती है। बहता हुआ जो पानी होता है नदियों का, तालाबों का, तो यहाँ पर देखिए डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े नदियों पर, नहरों पर। तो बहते पानी, ज़खायर आब और डैम की तामीर के ज़रिए पानी की मौजूद जो हरकियाती तवानाई होती ना, पानी जब हरकत करता है तो उसकी मौजों के ज़रिए तवानाई हासिल की जाती है। तो यहाँ पर पानी जब बहता है तो इसमें क्या है, बड़े बड़े टरबाइंस तामीर किए जाते हैं, डैम्स बनाकर, जिसे हम ये क्या है, ये डैम बना के यहाँ पर टरबाइंस तैयार किए जा रहे हैं। चरखाब जिसे कहते हैं हम, पानी के चरखाब, ये जब पानी यहाँ से गुज़रता है तो एक किस्म की तवानाई हासिल होती है। चरखाब, पानी के चरखाब कहेंगे इसे या टरबाइंस कहेंगे। इससे जब पानी गुज़रता है ना, तो यहाँ पर पानी के बहाव से, पानी की मौजों के टकराव से क्या है, एक किस्म की तवानाई हासिल होती है और जिसकी यहाँ पर देखिए लहरों की ताकत, लहरों की तवानाई में ये क्या है, तब्दील होकर मौजों की ताकत समंदरी मौजों से तवानाई हासिल करके बरक़ी क़ुव्वत पैदा करते हैं। तो ये जो बरक़ी क़ुव्वत या बिजली पैदा होती है पानी के ज़रिए, इसको हम कौन सी तवानाई कहते हैं? हाइड्रो एनर्जी, पन बिजली कहते हैं, यानी कि पानी के ज़रिए बिजली तैयार की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट है ज़मीनी हरारत की तवानाई, जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ज़मीन के अंदर जो हरारत पाई जाती है, गर्मी पाई जाती है, उसके ज़रिए जो तवानाई हासिल की जा रही है, इसको हम ज़मीनी हरारत की तवानाई कहते हैं। ये ज़मीन में मौजूद हरारत की तवानाई का एक ज़ख़ीरा है। हरारती तवानाई क्या है? गर्म पानी के चश्मों, आतिश फ़िशां से हासिल की जाती है। ज़मीन के अंदर जो आतिश फ़िशां के जो होता है ना, मादा पाया जाता है, और इसको क्या है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको सनतों में पानी गर्म करने और दीगर मकासद के लिए रास तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ज़मीन में मौजूद या समंदरों के अंदर जो क्या है, आतिश फ़िशां पाया जाता है। ये ज़मीन के अंदर जो क्या है, समंदरी ज़मीन के अंदर जब समंदर में क्या है, ज़लज़ला आ जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। उसी तरह ज़मीन जब फट जाती है, उसके अंदर का जब लावा निकलता है उसकी गर्मी से, तो ये ज़मीनी ज़लज़ला कहलाता है। तो इस तरह ज़मीनी हरारत से जो तवानाई हासिल की जाती है उसको हम क्या कहेंगे? ज़मीनी हरारत की तवानाई कहेंगे, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हयाती तवानाई, बायो एनर्जी। ये तवानाई देखिए, हयाती कमियत, बायोमास, इससे हासिल होती है, जो क्या है, ज़िंदा अजसाम से हासिल होने वाले हयातियाती मादे की एक किस्म है, और इसको हयातियाती ईंधन में तब्दील करने के लिए बिलरास भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जानवरों के जो फजलात होते हैं और जो पेड़ पौधों के, जो दरख्तों के जो फाजिल चीज़ें होती हैं, ये जब सड़ गल जाती हैं तो इससे क्या है, बायोमास यानी कि उसकी कमियत से क्या है, तवानाई हासिल की जा रही है। इसको रास तौर पे भी क्या है, यहाँ पर जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसको गैस में तब्दील किया जाता है। तो इसको हम हयातियाती ईंधन में तब्दील कर सकते हैं, या रास तौर पे जो सो क्या है, इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गोबर है, गोबर के उपलियाँ बना के क्या है, उसको पहले ज़माने में गाँव के देहातों के जो अफराद होते हैं उसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको क्या है, गैस में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में उसको क्या है, बायो गैस के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बायोमास को क्या है, दीगर काबिल इस्तेमाल तवानाई की शक्लों में तब्दील किया जा सकता है, इसको अलग अलग शक्लों में। तो इस तरह यहाँ पर देखिए, हमल व नकल के लिए ईंधन जैसे एथानॉल है, या हयाती डीजल है, या मीथेन गैस है, जो सिलेंडर्स में गैस होती है ना, मीथेन गैस जो पकवान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये गैस तैयार की जाती है गोबर के ज़रिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम हयाती तवानाई, बायो एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब तक हम काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पढ़ रहे थे, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राए क्या हैं। तो सबसे पहले हम तारीफ़ देखते हैं कि नाकाबिल तजदीद ज़राए की क्या तारीफ़ है। नाकाबिल तजदीद तवानाई यानी कि जिसकी तजदीद नहीं की जा सकती, जिसको हम दोबारा पैदा नहीं कर सकते, इसको हम नाकाबिल तजदीद तवानाई कहते हैं। नाकाबिल तजदीद तवानाई फोजिल फ्यूल्स, फोजिल यानी कि जो फाजिल मादे होते हैं ना, उनके ज़रिए जो ऑयल या जो तैयार होता है, तेल तैयार होता है, ये फोजिल फ्यूल्स बुनियादी तौर पर क्या है, कार्बन से तैयार होता है। नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राए की दो ज़ुमरों में दर्जेबंदी की जा सकती है। एक तो है हिजरिया ईंधन और दूसरा है न्यूक्लियाई ईंधन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले रकाजी ईंधन क्या है, फोजिल फ्यूल किसे कहते हैं, देखेंगे हम। फोजिल, ये ईंधन जानवरों की बाक़ियात, यानी कि जो जानदार मर जाते हैं, वो सड़ गल के क्या है, ज़मीन में दफन हो जाते हैं, और उनकी चर्बियों से क्या है, उनके जो बाक़ियात ज़मीन में रहते हैं, उससे क्या है, ये फ्यूल तैयार होता है। और पौधों से तैयार होता है, पौधे यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ज़मीन में धंस जाते हैं और जल जाते हैं, उससे क्या है, ये फोजिल फ्यूल तैयार होता है। रकाजी ईंधन कहते हैं इसे। तो यहाँ पर इसको 3 ज़ुमरों में तकसीम किया जा सकता है, जिसे हम झैल में बता सकते हैं फोजिल फ्यूल कैसे तैयार होता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, कोयला है, जिसको हम कोल कहते हैं, ये क्या है, रकाजी ईंधन यानी कि फोजिल फ्यूल्स की एक किस्म है। तो यहाँ पर कोयला किस तरह तैयार होता है वो देखेंगे हम।
ये दरख्तों और पौधों के गलने से तैयार होता है। जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं ना, वो अगर टूट गए हैं, गिर गए हैं और ज़मीन में धंस गए हैं, तो यहाँ पर एक मुद्दत के बाद में ये क्या है, कोयले की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो दबाव और गर्मी की वजह से क्या है, सख्त हो जाता है। और कोयले के ज़ख़ायर बुनियादी तौर पर क्या है, मुल्क के मशरक़ी और जुनूब मशरक़ी इलाक़ों में पाए जाते हैं। मुल्क में जुमला कोयले के ज़ख़ायर का 98% यहाँ पर देखें 98.9% यहाँ पर हिस्सा क्या है, 98.9% जो कोयला इस्तेमाल हो जाता है। देखिए वो रियासतें कौन सी है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2019 तक बहैसियत मजमूई मुल्क में पाए जाने वाले कोयले के ज़ख़ायर में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है ना, रियासत झारखंड जो रियासत है, इसमें सबसे ज़्यादा कोयले के ज़ख़ायर पाए जाते हैं। तकरीबन जुमला जो पैदावार है उसका 25% यहाँ पर पाए जाते हैं, 887%। तो यहाँ पर देखिए कोयला तैयार कैसा होता है, हम देखें कि मुख्तलिफ जो जंगलात में क्या है, पेड़ पौधे दरख्त गिर जाते हैं और क्या है, ये एक मुद्दत के बाद में क्या है, ज़मीन की गर्मी और तपिश से क्या सख्त हो जाते हैं, तो कोयले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उसके अलावा देखिए इंसान भी कोयला तैयार करता है, यानी कि जो पेड़ पौधे दरख्त टूट जाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा क्या है, गड्ढा ज़मीन में खोदा जाता है और उसमें तमाम जो लकड़ियां हैं पौधों की, दरख्तों की, वो लकड़ियां उसमें क्या है, डाल के दफन कर देते हैं, बंद कर देते हैं गड्ढे को। और एक मुद्दत के बाद में क्या है, वो कोयले की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ज़मीन की गर्मी से तपिश से वो क्या है, कोयला बन जाता है। इसको हम सांचा कोयला कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोसिल फ्यूल्स में। देखिए खाम तेल कैसे तैयार होता है, हम देखेंगे। क्रूड ऑयल, खाम तेल। तो यहाँ पर देखिए खाम तेल कैसे तैयार है, हद से ज़्यादा दबाव की वजह से जो छोटे अजसाम होते हैं ना, छोटे अजसाम यानी कि समंदरों में पाए जाने वाले आबी जानवर और समंदरों में पाई जाने वाली काई, पौधे, ये तमाम जिसको हम ज़ूप्लैंक्टन और अलजी, ये तमाम चीज़ें जो आबी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं समंदर में पाए जाने वाले, वो गल के क्या हो जाते हैं, तेल में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल या खाम तेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2019 में हिंदुस्तान में तखमीना शुदा यानी कि एक अंदाज़े के मुताबिक खाम तेल के जो ज़ख़ायर हैं ना, तकरीबन 618.95 मिलियन टन है। जो यहाँ पर देखिए, जो कि देखिए आप 31 मार्च 2018 को ये कितने हो गए, 594.69 मिलियन टन हो गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह क्या है, 2018 से ये क्या है बढ़ के क्या हो गया है, 2019 में इसमें इजाफा हुआ है खाम तेल में। खाम तेल की जोग्राफियाई तकसीम ज़ाहिर करती है कि आज़म तरीन ज़ख़ायर, सबसे ज़्यादा जो ज़ख़ायर हैं मगरिबी साहिली समंदर में पाए जाते हैं। और इसका जो परसेंटेज है ना 23.4% है। और इसके अलावा देखिए कुदरती गैस के जो आज़म तरीन ज़ख़ायर हैं मशरिक़ी साहिल समंदर में
यहाँ पर देखिए मशरिक़ी साहिल समंदर में ये कितना है, 41% है। फोर्टी 1% है और मगरिबी साहिली समंदर में 23.4% है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट कुदरती गैस, नेचुरल गैस क्या है देखेंगे हम। हिंदुस्तान में कुदरती गैस के ज़खायर अंदाजे के मुताबिक तखमीनन यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2018 में 1339.57 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर और 31 मार्च 2019 में इसमें कितना इजाफा हुआ देखेंगे हम, 1380.63 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का इजाफा हुआ। तो इस तरह कुदरती गैस के जो ज़खायर है उसमें 2018 से 2019 में जो इजाफा हुआ है इसको बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे जो नाकाबिले तजदीद ज़राए की जो शक्ल है यहाँ पर, न्यूक्लियर फ्यूल जिसको हम न्यूक्लियाई ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियाई ईंधन, न्यूक्लियाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंतशार, इंतशार और इंशिकाक पर क्या है ये मुनहसिर होता है, जिसको कुदरती तौर पर वाक़े होने वाले ताबकारी मादों की बहैसियत यहाँ पर क्या है ईंधन की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियर बरक़ी दुनिया की तवानाई का तकरीबन 6% और आलमी बरक़ी का तकरीबन 13 से 14% फ़राहम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में आपको। तो सबसे पहले काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए के अक़साम बयान कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसके लिए आपको काबिल तजदीद तवानाई के जो ज़राए हैं ना वो लिखना है। इसके लिए 5 मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाकाबिल तजदीद तवानाई के ज़राए के अक़साम लिखना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा हमल व नक़ल निज़ाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हिंदुस्तान में जो पाए जाने वाला हमल व नक़ल का निज़ाम है किस तरह काम करता है, इससे क्या मुराद है देखेंगे। हमल व नक़ल की बुनियादी सहूलियात। हमल व नक़ल क्या है, बुनियादी सहूलियात में का एक हिस्सा है जो कि माशी तरक्की की नमो के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैशत के लिए इसी तरह क्या है मददगार साबित होने वाला हमल व नक़ल निज़ाम अगर रहेगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पर माशी तरक्की में इजाफ़ा हो सकता है। तो हमल व नक़ल माशी तरक्की के लिए इस तरह इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है। जिस तरह के एक इंसानी जिस्म में लहू की गर्दिश होती है ना, लहू की गर्दिश होने की वजह से तमाम जो जिस्मानी निज़ाम है चल रहा है, उसी तरह हिंदुस्तान की मैशियत में जो तमाम माशी उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं ये बग़ैर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या है मुकम्मिल नहीं हो सकते। तो जितने भी माशी उमूर है इसके लिए क्या है हमल व नक़ल का निज़ाम निहायत ही ज़रूरी है। हमल व नक़ल के मुख्तलिफ़ ज़राए पाए जाते हैं, जैसे कि सड़कें हैं,
सड़कों पर चलने वाली तमाम व्हीकल्स हैं और रेलवे है। उसके अलावा देखिए आबी रास्तों के ज़रिए जो सफ़र किया जाता है वो है यहाँ पर, जिसे हम शिपिंग कहते हैं। और हवाई सफ़र, फ़िज़ाई सफ़र जैसे कि एरोप्लेन हैं, इन तमाम पर क्या है मुश्तमिल यहाँ पर हमल व नक़ल का निज़ाम पाया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट की क्या अहमियत है हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये रोड पर जो चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, ये तमाम रोड ट्रांसपोर्ट में आती हैं। सड़क हमल व नक़ल क्या है, एक अहम क्या है हमल व नक़ल का जो ज़रिया है। 2017-18 के मुताबिक यहाँ पर देखिए 2017 और 18 के मुताबिक जुमला यहाँ पर ख़ाम इजाफ़ी क़दर में जुमला ख़ाम इजाफ़ी क़दर, जिसको हम GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। तो जुमला हमल व नक़ल, शोबे हमल व नक़ल का तकरीबन जो हिस्सा है ना 4.77% था यहाँ पर, जिसमें से ज़्यादा हिस्सा सड़क हमल व नक़ल का। यहाँ पर देखिए सड़क हमल व नक़ल का जो हिस्सा है ना वो तकरीबन यहाँ पर 3.6% है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सड़क हमल व नक़ल में जो रोड सिस्टम है या मुल्क में सड़कों का जो जाल है वो किस तरह जो सो माशी तरक्की में इजाफ़े का बाज़ बनता है। तो यहाँ पर देखिए मुल्क की मैशत की तरक्की के लिए सड़क का हमल व नक़ल एक अहम जो सो क्या है जाल रोड नेटवर्क फ़राहम करता है, जो कि मैशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। सड़कें क्या है दूर दराज के इलाक़ों को आपस में जोड़ती हैं, जैसे कि देहाती इलाक़े हैं, देहाती इलाक़ों से क्या है शहरी इलाक़ों को जोड़ा जाता है। इस तरह देहात जो पसमानदा इलाक़े हैं इसके तरक्की के रास्ते इससे क्या है खुलते हैं, यानी कि जो गैर तरक्की याफ्ता इलाक़े हैं वो क्या है तरक्की याफ्ता इलाक़ों से रब्त पैदा कर सकते हैं। जो भी गैर तरक्की याफ्ता इलाक़ों में यहाँ पर क्या है चाहे वो बिज़नेस के ताल्लुक़ से जाएं या रोज़गार के ताल्लुक़ से या जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो तमाम मार्केटिंग के लिए वो किससे रब्त पैदा करेंगे तरक्की याफ्ता इलाक़ों से। तो इस तरह यहाँ पर देही इलाक़ों को शहरी इलाक़ों से मरबूत किया जाता है। तो इस तरह यहाँ पर पसमानदा जो इलाक़े हैं उनके लिए तरक्की का रास्ता खुलता है सड़कों से, और बाज़ारों, तिजारत और सरमायाकारी तक रसाई की सहूलत यहाँ पर फ़राहम होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्च 2019 तक जो कौमी शाहरों की जुमला लंबाई है ना वो 1.32 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेलवेज़ हमल व नक़ल का जो सिस्टम है। रेलवे को देखिए 1950 में कौमी आया गया, नेशनलाइज किया गया। कौन से ईयर में? 1950 में रेलवे यहाँ पर कौमी आया गया है, नेशनलाइज किया गया है। इंडियन रेलवे रूट किलोमीटर के साथ यहाँ पर देखिए इंडियन रेलवे, इसको हम IR से ज़ाहिर करते हैं, और हर रूट क्या है किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर बताया जाता है, कौन सा भी इलाक़ा हो, कौन से भी एरिया का। और यहाँ पर क्या है ये तमाम रेलवे जो निज़ाम है वाहिद इंतज़ामिया के तहत दुनिया का यहाँ पर देखिए तीसरा नेटवर्क है। सबसे बड़ा जो जाल रेलों का जो पाया जाता है, तो तमाम दुनिया में हिंदुस्तान को यहाँ पर क्या है तीसरा मुकाम हासिल है। रेलवे नेटवर्क में हिंदुस्तान को दुनिया के मुकाबले में तीसरा मुकाम हासिल है।
2018-19 यहाँ पर देखिए 2018-19 के दौरान इंडियन रेलवे 120 करोड़ टन, जुमला जो सो क्या है 120 करोड़ टन तमाम जो भी है ना अशिया और अशिया माल बर्दारी, और 840 करोड़ मुसाफिरों को। 120 करोड़ क्या है यहाँ पर माल बर्दारी और 840 करोड़ मुसाफिरों को मंजिल तक यहाँ पर क्या है पहुँचाकर दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिरों को पहुँचाने वाला और चौथा बड़ा माल बर्दार नेटवर्क बन गया है। हिंदुस्तान में क्या है, जब हिंदुस्तान को क्या है माल जो पहुँचाया जाता है उसमें चौथा मुकाम है दुनिया के जो रेलवे डिपार्टमेंट है उनके मुकाबले में, और मुसाफिरों को 840 करोड़ जो मंजिल तक पहुँचाया जाता है। तो इस तरह हिंदुस्तान क्या है तीसरे मुकाम पर है मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। इंडियन रेलवेज़ की हिफाजत अव्वलीन यहाँ पर क्या है तरजीह है, और हादिसात बचाए रखने और मुसाफिरों की हिफाजत में मज़ीद इजाफे की खातिर मुसलसिल बुनियादों पर इक़दामात किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर 2014 को यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या है यहाँ पर रेलवे स्टेशनों की सफाई और माहौलियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका मकसद क्या है यहाँ पर तमाम रेलवे स्टेशनों की तामीर और मरम्मत और यहाँ पर माहौलियाती इक़दामात करना, साफ़ सफाई करना, इनका मकसद है ताकि रेलवे स्टेशनों को क्या है जदीद तरीक़े से यहाँ पर बनाया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे फ़िज़ाई हमल व नक़ल एयर ट्रांसपोर्ट। फ़िज़ा यानी कि हवा में जो उड़ने वाले जहाज़ होते हैं ना, तो ये जहाज़ क्या है फ़िज़ाई हमल व नक़ल के ज़राए हैं। हिंदुस्तान शहरी हवाबाजी के लिए दुनिया का तीसरा बड़ा घरेलू मार्केट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है जो हवाई जहाज़ की उड़ान होती है ना, उस लिहाज से हिंदुस्तान को यहाँ पर तीसरा मुकाम हासिल है दुनिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में। तो यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान में तकरीबन 136 एयरपोर्ट्स का इंतज़ाम है। जो क्या करते हैं तिजारती बुनियादों पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत काम करते हैं, और 6 एयरपोर्ट यहाँ पर देखिए 6 एयरपोर्ट की कारकर्दगी, देखभाल और तरक्की अवामी खानगी शिराकतदारी के तरीक़े पर की जाती है। यहाँ पर यानी कि गवर्नमेंट और जो खानगी शोबा है दोनों की शिराकतदारी से 6 एयरपोर्ट्स की यहाँ पर देखभाल की जाती है, उनके काम अंजाम दिए जाते हैं एयरपोर्ट्स के। और यहाँ पर देखिए फ़िज़ाई हमल व नक़ल को 1953 में नेशनलाइज किया गया, कौमियाया गया 1953 में। इसको यहाँ पर क्या है फ़िज़ाई जो हमल व नक़ल है इसको कब कौमियाया गया 1953 में। इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया का क़याम अमल में ला गया है। इसके तहत यहाँ पर अंदरूनी फ़िज़ाई हमल व नक़ल किसके तहत है, ये देखिए यहाँ पर मुल्क के अंदर जो फ़िज़ाई हमल व नक़ल होता है ना, अंदरूनी फ़िज़ाई हमल व नक़ल हम इसे कहेंगे, तो ये इंडियन एयरलाइन के तहत है। इंडियन एयरलाइन
एयरलाइन के तहत है। और जो बैनुल-अक़वामी ख़िदमत यानी कि दूसरे ममालिक को क्या है जाना है, तो इसके लिए जो फ़िज़ाई हमल व नक़ल है बैनुल-अक़वामी ख़िदमत के लिए, इसके लिए एयर इंडिया है। एयर इंडिया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने 2019-20 में अपनी ताकत को दोबारा क़ायम किया है। आमद-रफ़्त के लिए नाकाबिल अमल अनसर्व्ड तैरानगाहों को काबिल अमल बनाने की स्कीम उड़ान का आगाज़ हुआ। उड़ान स्कीम किस लिए इसका आगाज़ हुआ है? जो ऐसे तैरानगाह जो काम के काबिल नहीं है उसको दोबारा काम के काबिल बनाना, जिसके लिए उड़ान स्कीम का आगाज़ किया गया है। और जुमला 43 तैरानगाहों को मुसाफिरों की आमद-रफ़्त के लिए फिर से जैसे क्या है काबिल अमल यानी कि फिर से काम करने के काबिल बनाया गया है, जिसमें 4 को माली साल 2019-20 में बनाया गया है। 4 जो तैरानगाह हैं ना उनको 19 और 20 में बनाया गया है। तो यहाँ पर तैरानगाहों से राब्ता कनेक्टिविटी में हिंदुस्तान दीगर 7 अमरीकी, चीन, जापान, बरतानिया वगैरह के साथ पहले मुकाम पर है। यहाँ पर देखिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019 के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो दुनिया के जो जुमला तैरानगाह है ना उसमें से देखिए कनेक्टिविटी में यानी दूसरे ममालिक से जो कनेक्टिविटी है फ़िज़ाई तैरानगाहों के ज़रिए, तो हिंदुस्तान दीगर 7 जो ममालिक है अमेरिका, चीन, जापान, बरतानिया वगैरह के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान पहले मुकाम पर है। नेक्स्ट हम देखेंगे आबी हमल व नक़ल वाटर ट्रांसपोर्ट। आबी हमल व नक़ल यानी कि समंदरों में जो जहाज़ चलाए जाते हैं जिसे हम जहाज़ रानी शिपिंग कहते हैं। तो आबी हमल व नक़ल क्या है? मुल्क के अंदर नहरों, झीलों, दरियाओं और जो ठहरे हुए पानी से राब्ता पैदा करता है। बहरी जहाज़ शिपिंग मुल्क और दुनिया के बड़े बंदरगाहों से जोड़ते हैं। तो तकरीबन 5000 किलोमीटर यहाँ पर 5000 किलोमीटर तवील दरिया और नहरों के साथ हिंदुस्तान अंदरून मुल्क वसी आबी हमल व नक़ल की सलाहियत रखता है। यह सबसे सस्ता और कम आलूदगी वाला हमल व नक़ल है। यानी कि एक तो क्या है चार्जेस यहाँ पे आने जाने के लिए कम लगते हैं और आलूदगी भी इससे ज़्यादा नहीं होती है। और जुमला हमल व नक़ल शोबे में जहाज़ रानी शिपिंग का जो हिस्सा है ना 29% है। कौमी आमदनी में जो हिस्सा हासिल होता है जुमला जो हमल व नक़ल में जो हिस्सा है ना आबी हमल व नक़ल का वो 29% है। जहाज़ों का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर कसीर मकदार में हमल व नक़ल की अशिया जैसे पेट्रोलियम अशिया और उसके अलावा कोयला है, इसके लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा मकदार में दूसरे ममालिक से जब पेट्रोलियम अशिया या कोयला एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है तो इसके लिए यहाँ पर शिपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्ज़ाम में इसके लिए इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदुस्तान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ अक़साम के हमल व नक़ल का जो निज़ाम है ना उसकी वजाहत करना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे टेलीकॉम शोबा, टेलीकॉम सेक्टर क्या है देखेंगे हम यहाँ पर। ये जो शोबा है ना इसका ताल्लुक़
टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर नेटवर्क और बरक़ी तसलसल, बरक़ी मक़नातीसी लहरों और बसरा व धड़कन की तरसील के ज़रिए एक फ़ासले पर जो मवासिलात की साइंस और टेक्नोलॉजी को टेली मवासिलाती शोबा कहा जाता है। तो यहाँ पर टेली मवासिलाती शोबे का ताल्लुक़ टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर नेटवर्क, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है, जिसमें बरक़ी तसलसल और बरक़ी मक़नातीसी लहरों या बसरा व धड़कन की तरसील के ज़रिए यहाँ पर एक फ़ासले पर क्या है, मवासिलात क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो ज़ाहिर किया जाता है, इसको हम मवासिलाती शोबा कहा जाता है। तो हिंदुस्तान में जो मजमूई टेलीफ़ोन कनेक्शंस है ना 2014 और 15 के मुताबिक 2000 यहाँ पर देखिए 2014 और 15 के मुताबिक यहाँ पे इस वक्फे के दौरान तकरीबन 9.961% टोटल कनेक्शंस है, जो 2018 और 19 तक क्या कितने हो गए, 11,834 लाख हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए इनका जो परसेंटेज है 18.8% का इजाफ़ा हुआ है इसमें इस वक्फे के दौरान। और 30 सितंबर 2019 तक जुमला कनेक्शंस 11.943 लाख हो गए। इस शोबे में कारकर्दगी के 4 अहम इदारे हैं, जिसमें से 3 खानगी शोबे हैं और अवामी शोबे में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL अवामी जो शोबा है गवर्नमेंट के तहत जो काम करने वाला है वो BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड। और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है MTNL जिसको हम क्या कहेंगे, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो ये तमाम ये दोनों क्या है, बाहमी तौर पर मुश्तरका तौर पर काम करते हैं। और साल 2016 में टेलीकॉम खिदमत, यहाँ पर देखिए 2016 में जो टेलीकॉम खिदमत है ना, रसां इदारे TSP के तहत इस शोबे में बड़ी, यहाँ पर देखें TSPs के ज़रिए इस शोबे में बड़ी मुसाबक़त और क़ीमत की कटौती देखने में आई है, जिससे इस शोबे में माली दबाव बढ़ रहा है। नतीजतन ये शोबा क्या है, इंजमात का सामना कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इस शोबे की तरक्की रुक गई है। तो इस तरह दुनिया में हमारे मुल्क के जो डाटा की कीमत है ना, सबसे कम तरीन कीमत पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे खलाई शोबा, स्पेस सेक्टर। हालिया बरसों में तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में खलाई शोबे से मुतालिक तहक़ीक़ व तरक्की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सरगर्मियों पर सरमायाकारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम की सरगर्मियों में हस्बे ज़ैल अखराजात शामिल हैं, नए लॉन्च गाड़ियों का डिज़ाइन व तरक्की और इससे मुतालिक टेक्नोलॉजी और ज़मीनी मुशाहिदे के लिए सेटेलाइट और इससे मुतालिक टेक्नोलॉजी, टेली मवासिलात और ब्रॉडबैंड, सिमत शनासी, इल्म मौसमियात और खलाई साइंस में तहक़ीक़ और तरक्की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नए सैयारों की खोज शामिल है। तो यहाँ पर देखिए 2018 में हिंदुस्तान ने खलाई प्रोग्राम्स पर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर US डॉलर खर्च किया है। तो यहाँ पर लेकिन हिंदुस्तान के खलाई शोबे पर यह ख़र्च अमेरिका, चीन और रूस के मुकाबले में बहुत ही कम खर्च है, ये कम खर्च है। आलमी सतह पर हिंदुस्तान की जो खलाई सरगर्मियाँ हैं उसमें बेहतरीन तब्दीलियाँ अमल में आ रही हैं। हुकूमती और खानगी एजेंसियों के ज़रिए खलाई सरगर्मियों की मशगूलियत में एक वाज़ेह तब्दीली देखी जा रही है। हुकूमती एजेंसियाँ खलाई तहक़ीक़ के ज़रिए कौमी ज़रूरियात और कौमी तहफ़्फ़ुज़ की तकमील कर रही है, जबकि खानगी एजेंसियाँ खलाई तहक़ीक़ी मवाद के लिए सरमायाकारी कर रही है। यहाँ पर देखिए इसके लिए एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, टेलीकॉम शोबा खिदमत के मुतालिक लिखिए, इसके लिए 5 मार्क्स हैं।
और क़लाई शोबे की अहमियत का जायज़ा लीजिए, इसके लिए भी 5 मार्क्स है। तो क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर्स लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, बी प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स।